हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का जो पेपर है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, आज हम लोग इसका ये जो क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स का, इस फुल क्वेश्चन बैंक को, पूरे क्वेश्चन बैंक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ 560 के लगभग टोटल क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इस पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है ना। कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाएगा। खुद आप पढ़ने बैठेंगे तो जितने समय में हम रिवीजन कराते हैं उतने समय में आप सेल्फ नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। और 500 साढ़े 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जाहिर सी बात है स्पीड थोड़ा फास्ट रखनी पड़ेगी। चलिए आप हमारी बात को, क्वेश्चन को पकड़ते हुए साथ में चलेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तभी पकड़ पाएंगे। किंतु फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मानसिक योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने का प्रयास किया था। वो आपके एस्क्यूरल और सिगुइन थे। एस्क्यूरल और सिगुइन ये दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक योग्यता के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का स्टडी करने का प्रयास किया था। निरीक्षण विधि की उपेक्षा करके मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को बढ़ावा दिया था। वुंड ने किसी समस्या से संबंधित क्या चीजें उस समस्या के समाधान की दिशा में अत्यंत आवश्यक तथा प्रथम कदम होता है, तो वह आपका इसमें सूचना की पर्याप्तता, संदर्भता, यथार्थता, ये तीनों ही चीजें होती हैं। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास प्रारंभिक अवस्था में किया गया था। कब किया गया? परीक्षणों का विकास जो है वो प्रारंभिक अवस्था में था। 19वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण थे उनका विकास प्रारंभिक अवस्था में था। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाता है। यह कथन रेमर्स एवं गेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेमर्स एवं गेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। यह कथन टॉर्गेसन एंड एडम्स का है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यह परिभाषा क्विलेन तथा हन्ना की है। किसका विचार है कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है? यह प्रोफेसर डांडेकर का विचार है। किसका? प्रोफेसर डांडेकर का विचार है। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। यह कथन प्रोफेसर डांडेकर का है। मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कितना समय लगता है? मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है। ठीक है, और मूल्यांकन के व्यक्तित्व के किन गुणों की परीक्षा की जाती है? मूल्यांकन में व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के गुणों की परीक्षा की जाती है। मापन सदैव वस्तुनिष्ठ होता है जबकि मूल्यांकन जो है वह वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों ही होता है। किसमें अधिक धन खर्च होता है? मापन में या मूल्यांकन में? मूल्यांकन में अधिक धन खर्च होता है। शिक्षा में मापन का क्या महत्व है? शिक्षा में मापन का महत्व क्या है? छात्रों के चयन में सहायता करता है, विशिष्ट योग्यता की भाव में सहायता देता है एंड पाठ्य विषयों के चुनाव में भी सहायता देता है। शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताइए। देखिए, विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान होता है, कठिनाइयों का निदान होता है, पूर्ण कथन में सहायता होती है। ये शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व। यदि बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो विद्यार्थी की जो प्रगति है उसका ज्ञान हो जाता है, उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको सॉल्व किया जा सकता है और उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। किसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में जाने के योग्य है? परीक्षण के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में जाने के योग्य है। शैक्षिक मापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? शैक्षिक मापन आंकिक होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। त्रुटिहीन मापन असंभव है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता के कारण है क्या? शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता के क्या कारण है? छात्रों के चयन में सहायता करना, पूर्व कथन में सहायता होती है और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन भी उसको दिया जा सकता है मापन और मूल्यांकन करने के बाद। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन होता है, शोध कार्यों में प्रयोग किया जाता है, शिक्षण के प्रभावों का भी पता लगाया जा सकता है। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के ये सभी क्षेत्र हैं। एक अच्छे मापन उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं? एक अच्छा मापन उपकरण जो होता है विश्वसनीय होता है, वैधता होती है, उसके अंदर वैलिडिटी होती है, वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ और विभेदीकरण होता है। प्रत्येक वस्तु जो तनिक भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, तथा कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिणाम में सत्ता है मापन के योग्य है। यह कथन थॉर्नडाइक का है। किसका स्टेटमेंट है? थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है। मापन के मुख्य कार्य क्या है? मापन का मुख्य कार्य अनुसंधान करना, पूर्व कथन करना, चयन करना, वर्गीकरण करना, ये सभी मापन के मुख्य कार्य हैं। मापन तथा मूल्यांकन के मुख्य उपकरण क्या क्या हैं? देखिए, परीक्षण बैटरी, संचयी अभिलेख, ये सभी मापन और मूल्यांकन के मुख्य उपकरण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मापन और मूल्यांकन के उपकरण है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, एनेक्डोटल अभिलेख, ये सभी मापन और मूल्यांकन के उपकरण कहे जाते हैं। किस मापन में संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं के कोटिक्रम का पता चलता है? कृत्रिम मापन में संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं के कोटिक्रम का पता चलता है। मापन तथा मूल्यांकन के क्या कार्य हैं? साफल्य निर्धारण कार्य, निदानात्मक कार्य, पूर्व निर्धारित का कार्य, ये सभी मापन और मूल्यांकन के कार्य हैं। मापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मापन प्रक्रिया का प्रयोग वर्गीकरण के लिए, समंकों के संकलन के लिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को निकृष्ट व्यक्तियों से अलग करने के लिए मापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य है साफल्य निर्धारण कार्य, जो है यह शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य है। नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा वो पूर्व कथन कार्य जो है ये भी आपका शैक्षिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है। निदानात्मक कार्य भी किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी जो डी है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, साफल्य निर्धारण कार्य की बेहतर, यहाँ पे जो उपरोक्त सभी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? व्यवहार परिवर्तन करना, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये सभी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रविधि है मात्रात्मक, स्वसूचित एंड प्रक्षेपण, ये शैक्षिक मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। किसने कहा था? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ऐसा स्टीवेंस ने कहा था। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समावेश होता जाता है मापन का। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापन का समावेश होता जाता है। मूल्यांकन में किन व्यवहारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक व्यवहारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन एक व्यवस्थित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो ध्यान देती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा पर, कक्षा के अधिगम अनुभवों की प्रभावोत्पादकता पर ध्यान देती है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है इस बात पर ध्यान देती है। मूल्यांकन प्रक्रिया की नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? तो इसमें आपका शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, ये सभी इस प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने का बिंदु क्या है? देखिए, व्यवहारिक उद्देश्य का निश्चय होना जरूरी है। ये मालूम करना कि छात्र प्रारंभ में कहाँ पर है, छात्र को उसके उद्देश्य की प्राप्ति होना, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के बिंदु हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मापन के मुख्य गुण क्या हैं? वस्तुनिष्ठता एवं वैज्ञानिक विधि, विनय साइमन बुद्धि मापने का प्रयोग, मापने की अपनी इकाइयों का होना, ये मापन के मुख्य गुण हैं। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाता है। शैक्षिक मापन में प्रमाणिक प्राप्तांक क्या होते हैं? शतांक, जेड स्कोर, टी स्कोर, ये सभी शैक्षिक मापन में प्रमाणिक प्राप्तांक होते हैं। मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं? प्रतिमान। मूल्यांकन में जानकारी प्राप्त होती है मानव व्यवहार में हुए परिवर्तन की। मापन के द्वारा छात्र किन बातों की जांच की जाती है? तो मापन के द्वारा छात्र की रुचियां, प्रवृत्तियां, चिंतन, कल्पना, इन सभी बातों की जांच की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है केवल छात्र का, केवल शिक्षक का? तो मूल्यांकन में छात्र और शिक्षक दोनों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन के सिद्धांत क्या हैं? सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यवहारिक पदों में निश्चित करना, फिर शिक्षण के उपरांत निर्धारित व्यवहारिक उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करना, मूल्यांकन उपकरणों के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी, ये सभी मूल्यांकन के सिद्धांत हैं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उपकरणों के नाम क्या हैं? देखिए, संचयी अभिलेख, समाज समिति, अनुसूची, ये मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उपकरण के नाम हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन में शिक्षकों की दक्षता के संबंध में आर.एल. ईबल ने क्या शर्त बताई है? तो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में शिक्षकों की दक्षता के संबंध में आर.एल. ईबल ने जो शर्त बताई है वो ये है कि उचित एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षण का प्रशासन करने का ज्ञान होना चाहिए, परीक्षण के निष्कर्षों का ठीक ठाक ढंग से व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए, परीक्षणों की सीमाओं का ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी प्रकार की शर्तें बताई हैं। क्वेश्चन कहता है किन बातों के ज्ञान से शिक्षक
शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के अपने दायित्वों को भली भांति पूरा कर सकते हैं। परीक्षणों के शैक्षिक उपयोग का पूर्ण ज्ञान होना, परीक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों को लिखने का पूर्ण ज्ञान होना, विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी व प्रभावशाली मानवीकृत परीक्षणों के चयन तथा उन्हें लागू करने का स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के छात्रों का बुद्धि परीक्षण मापन किसकी सहायता से व्यापक ढंग से किया जा सकता है? तो यह आपका बिने साइमन परीक्षण हो या जलोटा, टंडन और मेहता बुद्धि परीक्षण हो, इन बुद्धि परीक्षण की सहायता से व्यापक ढंग से परीक्षण किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कागज कलम प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को किसने विकसित किया? ये रेविन ने विकसित किया था। कौन से परीक्षण अपेक्षाकृत कम व्यय साध्य होते हैं? तो आपके शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। किस परीक्षण का प्रयोग साक्षर और परीक्षण की भाषा जानने व समझने वाले व्यक्तियों पर ही संभव है? यह आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग। किसका प्रयोग? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग। किसके माध्यम से संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं के कोटि का क्रम पता लगाया जाता है? तो वह आपका क्रमित मापन है। कौन सा मापन? क्रमित मापन। किस मापन से ये पता चलता है कि कौन सी वस्तु या व्यक्ति दूसरे वस्तु या व्यक्ति से बड़ा है या छोटा है, भारी है या हल्का है? किसके माध्यम से? तो क्रमित मापन के माध्यम से ये सब पता चलता है कौन किससे बड़ा छोटा है। किसमें व्यक्तियों का मापन मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्तर की 3 कोटियों में किया जाता है? वह आपका क्रमित मापन है। मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला उद्देश्य होता है मूल्यांकन किसका करना है? किसके आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ कर सकते हैं? मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ कर सकते हैं। मापन के समय धन एवं श्रम की आवश्यकता क्यों कम होती है? परीक्षाएं कम होने के कारण मापन के समय धन एवं श्रम की आवश्यकता कम होती है। मापन की परिशुद्धता हेतु मापन के मुख्य अंतर कौन कौन से हैं? नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतर स्तर, ये सभी मापन की परिशुद्धता हेतु मापन के मुख्य स्तर हैं। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। मापन के नामित स्तर को वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। किस सरलतम मापनी में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को किसी गुण या विशेषता के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों अथवा समूहों में रखा जाता है? तो ये जो है नामित स्तर, ठीक है। नामित स्तर में सरलतम मापनी में, नामित स्तर जो है यह सरलतम मापनी में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को किसी गुण या विशेषता के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों अथवा समूहों में रखा जाता है। ओके, नामित स्तर आएगा यहाँ पे। किस मापनी में प्रत्येक वर्ग अथवा समूह को पहचान के लिए उसे कोई नाम, अक्षर, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है? तो किस मापनी में? नामित स्तर मापनी में। विषय के आधार पर स्नातक स्तर के छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा शिक्षा संकाय में विभाजित करना किस स्तर का उदाहरण है? नामित स्तर का उदाहरण है। लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़कों तथा लड़कियों के समूह में किस स्तर के मापन में रखा जाता है? नामित स्तर के मापन में रखा जाता है। किस स्तर में पेशे के आधार पर लोगों को अध्यापक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर आदि में विभाजित कर दिया जाता है? नामित स्तर में। किस स्तर में? नामित स्तर में। कौन सा स्तर एक गुणात्मक मापन माना जाता है? नामित स्तर एक गुणात्मक मापन माना जाता है। किस प्रकार के मापन में विभिन्न समूहों या वर्गों में सम्मिलित व्यक्तियों, पदार्थों की केवल गणना ही की जा सकती है? नामित स्तर। किसने कहा है कि नामित स्तर एक गुणात्मक मापन है? इस प्रकार के मापन में विभिन्न वर्गों या समूहों में सम्मिलित व्यक्तियों, पदार्थों की केवल गणना की जा सकती है। इसमें गणना के अतिरिक्त कोई अन्य सांख्यिकी गणना संभव नहीं है। प्रोफेसर एम वर्मा ने यह बात कही है। मापन के 4 पैमाने हैं: नामित पैमाना, क्रमिक पैमाना, अंतरित पैमाना और अनुपातिक पैमाना। ये मापन के 4 पैमाने हैं। निवास के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण तथा शहरी में बांटना मापन के जो है कि नामित स्तर, आंतरिक स्तर और अनुपातिक स्तर के उदाहरण हैं ये, ठीक है। निवास के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण और शहरी में बांटना वो सभी नामित, आंतरिक, अनुपातिक स्तर के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की मापन प्रक्रिया में केवल ये देखा जाता है कोई व्यक्ति या वस्तु किस वर्ग की विशेषता को अपने में समाहित किए हुए है एवं तदनुसार उस व्यक्ति या वस्तु को उस वर्ग का नाम, संकेत, प्रतीक आवंटित कर दिया जाता है? तो यह नामित स्तर का जो मापन होता है उसकी प्रक्रिया में यह सब किया जाता है। नामित स्तर पर किए जाने वाले मापन में किसके आधार पर? तो यह नामित स्तर के आधार पर वर्गों या समूहों की रचना की जा सकती है।
नामित स्तर में कुछ अधिक परिमार्जित मापन है, जैसे क्रमिक स्तर आपका गुण की मात्रा आकार पर आधारित मापन, गुण की मात्रा आकार पर आधारित मापन आपका क्रमिक मापन हो जाएगा। किस मापन स्तर में किस गुण की मात्रा के आधार पर, किसी गुण की मात्रा के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों को क्रम में रखा जाता है, वह आपका क्रमिक स्तर है। कौन सा? क्रमिक स्तर है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन डाल दिए क्रमिक स्तर के। कक्षा के छात्रों को बौद्धिक योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत तथा निम्न स्तर में विभक्त करना किस मापन का उदाहरण है? क्रमिक स्तर का। किस स्तर के मापन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न वर्ग के मध्य गुण की मात्रा का स्तर समान हो? क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर के मापन में विभिन्न वर्गों के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इन वर्गों को इसी गुण के आधार पर बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह कथन सत्य है, बात ये सही है। क्वेश्चन कहता है मापन में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच अंतर का वर्णन ही किया जाता है। क्रमिक स्तर के अंतर का वर्णन ही किया जाता है। किस स्तर में वर्गों, व्यक्तियों, वस्तुओं को क्रमिक रूप देने के लिए जो क्रम सूचक अंक किए जाते हैं वह क्रमिक स्तर के अंतर्गत किए जाते हैं। किस मापन स्तर में सामान्य गणितीय संक्रियाएं नहीं की जाती? क्रमिक स्तर में। एंड निम्न में से किस मापन स्तर में क्रमों पर आधारित संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है? क्रमिक स्तर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है मूल्यांकन की तकनीकी एवं उपकरण। पहला क्वेश्चन कहता है मापन के उपकरण या प्रविधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन सभी भागों में बांटा जा सकता है। प्रेक्षण निम्न में से किस प्रकार की प्रविधि है? आत्मनिष्ठ प्रकार की प्रविधि है। साक्षात्कार को मापन की किस प्रविधि के अंतर्गत रखा जाता है? आत्मनिष्ठ प्रविधि के अंतर्गत रखा जाता है। मापन की मुख्य आत्मनिष्ठ प्रविधियां कौन कौन सी हैं? तो वो आपका प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये तीनों ही मापन की मुख्य आत्मनिष्ठ प्रविधियां हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रेक्षण क्या है? आंकड़ों का संग्रह करने की विधि है। प्रेक्षण द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का किन स्थितियों में मूल्यांकन होता है? तो यह नियंत्रित स्थिति एंड अनियंत्रित दोनों ही प्रकार की स्थितियों में मूल्यांकन होता है। वैज्ञानिक विधि किस विधि पर आधारित होती है? वैज्ञानिक विधि प्रेक्षण विधि पर आधारित होती है। किस तकनीक की ये विशेषता है कि इसमें व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का लेखन व्यवहार के घटित होते समय ही किया जाता है? यह आपका प्रेक्षण कौन सा हो जाएगा? प्रेक्षण तकनीकी की ये विशेषता है। क्वेश्चन कहता है मापन के किस उपकरण का प्रयोग मुख्य रूप से वर्णनात्मक शोध प्रविधि के एक उपकरण के रूप में किया जाता है? तो वह आपका प्रेक्षण उपकरण है। प्रेक्षण कितने प्रकार का होता है? आपका सहभागी परीक्षण भी हो सकता है, असहभागी परीक्षण भी हो सकता है। प्रेक्षण विधि द्वारा किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? प्रेक्षण विधि द्वारा प्रत्यक्ष प्रकार का जो व्यवहार है, जो प्रत्यक्ष व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। मानक का तात्पर्य होता है समूह का औसत निष्पादन, समूह का औसत निष्पादन। शैक्षिक परीक्षण निर्माण के मुख्य चरण क्या हैं? शैक्षिक परीक्षण निर्माण के मुख्य चरण में आपका परीक्षण निर्माण की योजना बनाना, परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करना, परीक्षा के प्रारंभिक रूप का प्रशासन, ये सभी आपके शैक्षिक परीक्षण निर्माण के मुख्य चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परीक्षण निर्माण के पूर्व परीक्षण निर्माता निर्धारण करता है, तो वह परीक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रशासन, फलांकन विधि ये सब कुछ निर्धारित करता है। परीक्षण का उद्देश्य सदैव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित करते समय परीक्षण जिस समूह के लिए निर्धारित किया जा रहा है उसकी किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उसकी आयु, उसकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षण के प्रारंभिक रूप को तैयार करने के मुख्य चरण क्या होते हैं? पद रचना, निर्देश, फलांकन विधि, ये सभी जो है मुख्य चरण होते हैं परीक्षण के प्रारंभिक चरण को तैयार करने के। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप में अंतिम प्रारूप से पदों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी। परीक्षण के प्रश्नों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षण में किन प्रकार के पदों को सम्मिलित करना चाहिए? तो इसमें जो है सत्य, असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करने वाले, हाँ और नहीं वाले, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को पदों को शामिल करना चाहिए। परीक्षण निर्माता को किन्हें अलग अलग निर्देश देना चाहिए? परीक्षण निर्माता को परीक्षार्थी के लिए और परीक्षण प्रशासनिक के लिए सभी के लिए अलग अलग निर्देश देने चाहिए। परीक्षण निर्माता के किस चरण में प्रारंभिक प्रारूप के सभी प्रश्नों की उपयुक्तता की जांच की जाती है और आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है? तो वह जो है तीसरे चरण में। किस चरण में? तीसरे चरण में। परीक्षण की जांच किन 2 स्तरों पर की जाती है? परीक्षण की जांच प्रारंभिक प्रशासन पर और द्वितीय
प्रशासन पर, इन दोनों ही स्तरों पर की जाती है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप के प्रशासन का मुख्य चरण क्या है? प्रारंभिक प्रशासन पर फलांकन और द्वितीय प्रशासन, ये जो हैं सभी मुख्य चरण हैं। पद विश्लेषण में किन दो पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है? पद विश्लेषण में प्रत्येक पद का कठिनता स्तर, प्रत्येक पद की वैधता, इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी पद के कठिनाई स्तर से तात्पर्य किसकी दृष्टि में प्रश्नों की कठिनता से है? तो यह छात्रों की दृष्टि में प्रश्नों की कठिनता से है। परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करने में ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो, प्रश्न द्विअर्थी ना हो, सरल प्रश्न पहले और कठिन प्रश्न बाद में रखना चाहिए। ये जो है परीक्षण का प्रारंभिक रूप होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पदों की कठिनता की परिभाषा उसे शुद्ध रूप में हल करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के आधार पर दी जा सकती है। यह कथन एनास्टैसी का है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए गए प्रश्नों को सरल माना जाना चाहिए? 90%। केवल 10% व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए गए प्रश्नों को माना जाता है कठिन। कितने प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए गए पद को कठिनता का पद समझा जाता है? 50%। यदि किसी पद को उच्च समूह के 38 व्यक्तियों ने और निम्न समूह के 15 व्यक्तियों ने शुद्ध हल किए हैं तो उसका कठिनता स्तर 73.5% होगा, कि जो है 73% क्वेश्चन में कठिन है। सूत्र में पद आईडी किसको दर्शाता है? पद की कठिनता को। किसने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ विधि ऐसे पदों का चयन करता है जिसकी कठिनता स्तर का फैलाव मध्यम श्रेणी का हो, लेकिन जिनकी औसत कठिनता 0.5 यानी कि 50% हो, ऐसा एनास्टैसी कहते हैं। सूत्र में आर यू किसके लिए प्रयुक्त होता है? उच्च समूह में सही प्रत्युत्तर संख्या को दर्शाने के लिए आर यू का प्रयोग होता है। जिन पदों में फैसिलिटी इंडेक्स 35 से 85% के मध्य होता है वे पद कठिनता स्तर के माने जाते हैं। किस स्तर के? कठिनता स्तर के। ठीक है, एंड कठिनता स्तर निर्धारित किया जाता है ID = 100-U+L/2 के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। पदों की कठिनता स्तर निर्धारित करने के लिए सरल विधियां क्या हैं? सफल व्यक्तियों का प्रतिशत, हार्पर फैसिलिटी इंडेक्स, सामान्य वक्र की सिग्मा से दूरी द्वारा, ये सभी सरल विधियां हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पद वैधता की गणना के लिए कुल कितनी विधियां हैं? 60 से अधिक। पद वैधता की गणना की जो विधियां हैं उसमें जॉनसन की विभेद सूची, द्विपंक्ति सहसंबंध विधि, साइमंड विधि, ये सभी विधियां इसमें आ जाती हैं। पद वैधता की गणना की किस विधि में उच्च समूह 27% के सही प्रत्युत्तरों में से निम्न समूह 27% के सही प्रत्युत्तरों को घटा देते हैं तथा अंतिम समूह की संख्या से भाग देते हैं? तो ये जॉनसन की विभेद सूची विधि में ऐसा करते हैं। पद वैधता की गणना की विधियां निम्न में से कौन कौन हैं? तो ये फलानगत प्रोडक्ट मोमेंट गुणांक विधि, नोमोग्राफ विधि, डेविस विभेदकारी दर्शनांक विधि, ये सभी विधियां पद वैधता की गणना की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉनसन की विभेद DI का मूल्य होता है 0.00 से 1.00 तक। जॉनसन की विभेद सूची विधि में किस मान वाले पद अवैध माने जाते हैं? तो इसमें शून्य और ऋणात्मक मान वाले जो पद होते हैं वो अवैध माने जाते हैं। जॉनसन विभेद सूची में किस वैधता निर्देशांक वाले पद संतोषजनक कहे जाते हैं? 0+20 वैधता वाले या इससे अधिक वैधता वाले निर्देशांक वाले जो पद होते हैं वो संतोषजनक कहे जाते हैं। पदों का विभेद मूल्य या पद वैधता ज्ञात करने के लिए प्रमाणिक विधि मानी जाती है द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि। ठीक है, वो कौन सी विधि? द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किसने कहा है कि पद वैधता ज्ञात करने के लिए फ्लॉनगन प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक विधि अत्यधिक प्रभावशाली विधि है? तो ये बात कहने वाले आपके कौन हैं? ये एक सेकंड प्लीज़। ये बात कहने वाले गिलफोर्ड हैं। फ्लॉनगन विधि के अंतर्गत सूचकांक का प्रसार किसके मध्य होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। फ्लॉनगन सहसंबंध गुणांक विधि में किस सूचकांक वाले पद अवैध माने जाते हैं? तो इसमें ऋणात्मक और शून्य जो गुणांक जो पद होते हैं ये सूचकांक वाले, ऋणात्मक और शून्य सूचकांक वाले पद अवैध माने जाते हैं। ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। कौन सी विधि वैधता ज्ञात करने की सरल परंतु कम विश्वसनीय विधि है? वह है साइमंड विधि। साइमंड विधि में सूचकांकों का प्रसार जो है वह 0 से जो है +-20 तक होता है। साइमंड विधि में किस सूचकांक वाले पद अवैध माने जाते हैं? निषेधात्मक और शून्य।
स्टैनले विधि में किन 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो है दोनों समूहों में प्रत्येक पद के सही उत्तरों की अलग अलग गणना करना, ये 3 चरणों को, इसमें जो है 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है। एंड स्टैनले विधि में सूचकांकों का प्रसार जो है 0 से 100 के बीच होता है। स्टैनले विधि में कौन से सूचकांक वाले पद अवैध माने जाते हैं? तो इसमें ऋणात्मक और शून्य दोनों ही प्रकार सूचकांक वाले पद अवैध माने जाते हैं। कौन सी विधि 27% उच्च 27% निम्न समूह के विभाजन पर ही आधारित है? वो आपकी कैली विधि है। किस विधि में पदों के अंतर को सिग्मा इकाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? कैली विधि में। किस विधि में? कैली विधि में। एंड नेक्स्ट वन, कैली विधि में सूचकांकों का प्रसार किसके मध्य होता है? 0 से 5.18 के मध्य में। परीक्षण के मूल्यांकन में किस विभेदकता मान को आदर्श माना जाता है? 0.50 विभेदकता मान को आदर्श माना जाता है। श्रेणी मापने का प्रयोग किया जाता है व्यक्तियों की अनुक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए। श्रेणी मापने में व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के गुणों या प्रक्रिया की स्थिति का मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है? आत्मनिष्ठ रूप में। किस रूप में? आत्मनिष्ठ रूप में किया जाता है। किसका कथन है कि श्रेणी मापनी एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित विशेषताओं की सीमा का आकलन है, जिसे गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा गुण कहते हैं। श्रेणी मापने का प्रयोग किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो श्रेणी मापने का प्रयोग शिक्षक वर्गक्रम, व्यक्तित्व वर्गक्रम, विद्यालयी मूल्यांकन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। चयन मूल्यांकन तथा शिक्षकों की सफलता या असफलता के पूर्व कथन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रेणी मापने का। व्यक्ति के गुणों विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है श्रेणी मापने का। गिलफोर्ड ने श्रेणी मापने को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है श्रेणी मापने को। गिलफोर्ड द्वारा श्रेणी मापने के वर्गीकरण में सम्मिलित है आपका सांख्यिकी मापनी, चित्रित मापनी और प्रमापीकृत मापनी। ये गिलफोर्ड द्वारा श्रेणी मापने के वर्गीकरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। श्रेणी मापने को वर्गीकृत किया गया है तो संचयी बिंदु मापनी, बाधित चयन मापनी, प्रमापीकृत मापनी में श्रेणी मापने को वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार की मापनी का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जबकि मापित विशेषता मध्यस्थ बिंदु के दोनों ओर घटती है बढ़ती है? तो ये वो आपकी जो है सांख्यिकी मापनी है। किस मापनी में? सातत्य 2 ध्रुवीय होता है, वह भी आपकी सांख्यिकीय मापनी है। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तम प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तम प्रश्नावली की विशेषता यह है कि समस्या समाधान में सहायक होता है, उन्हीं सूचनाओं को एकत्रित किया जाए अन्य जो स्रोतों से प्राप्त ना हो, प्रश्नावली संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। प्रश्नावली के मुख्य दोष क्या होते हैं? देखिए, प्रायः लंबी होना, उत्तर देने में उबन, वास्तविक मनोभावों को व्यक्त न कर पाना, ये प्रश्नावली के मुख्य दोष होते हैं। अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं? देखने में आकर्षक होना, प्रश्न व्यवस्थित क्रम में होते हैं, प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होता है, ये अच्छी प्रश्नावली के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली की रचना में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्नावली की रचना में पूर्व निर्मित भव्य विषयों की प्रश्नावली का अध्ययन करना चाहिए, अपनी प्रश्नावली को आलोचना के लिए प्रस्तुत करना, प्रश्नावली का पूर्ण परीक्षण कुछ अन्य संविदा से करवाना, ये प्रश्नावली की रचना में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वोत्तम प्रश्नावली के लक्षण क्या होते हैं? निर्देशांक स्पष्ट एवं पूर्ण होना, प्रमुख पदों का परिभाषित होना, प्रत्येक प्रश्न का एक ही निश्चित उत्तर होना, ये सर्वोत्तम प्रश्नावली के लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अच्छी प्रश्नावली की रचना में किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? प्रश्नावली को कई बार पढ़ना और द्विअर्थी प्रश्नों को ठीक करना, प्रश्नावली में प्रयुक्त पदों को भली प्रकार परिभाषित करना, विशिष्ट एवं क्रिया विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतना, ये अच्छी प्रश्नावली की रचना में इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्नावली के प्रशासन में किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? प्रश्नावली के प्रशासन में एक ही प्रश्न में निषेधात्मक शब्दों का 2 बार प्रयोग न हो, एक प्रश्न द्वारा एक ही उत्तर मांगा जाए, विशेष बल देने वाले शब्दों को रेखांकित करना, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए प्रश्नावली के प्रशासन में। अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली के दुर्गुण बताइए। प्रश्नावली के दुर्गुण जो हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, इसके जो दोष हैं, सूचनाओं की विश्वसनीयता का संदिग्ध होना, विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता का न होना, प्रश्नावली का प्रायः लंबी होना, ये प्रश्नावली के दोष हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्नावली की रचना में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्नावली की रचना में अनावश्यक उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा करना,
एंड पूर्ण उत्तर मांगने वाले प्रश्नों को ही समाविष्ट करना, प्रश्नों के उत्तरों का संख्यात्मक अंकन किया जा सकना, इन बातों का ध्यान देना चाहिए प्रश्नावली की रचना में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। एक उत्तम प्रश्नावली में क्या गुण होना चाहिए? एक उत्तम प्रश्नावली में आपका प्रश्नों की भाषा का सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, प्रश्नावली का विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। ये उत्तम प्रश्नावली के गुण होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रश्नावली में प्रतिबंधित तथा मुक्त दोनों प्रकार के प्रश्न हों उसे मिश्रित कहते हैं, उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नावली के साथ मुख्य पत्र का संलग्न होना, बहुत अधिक बड़ी ना होना, प्रश्न आकार में छोटे और बोधगम्य होने चाहिए। ये एक अच्छी प्रश्नावली की क्वालिटी होती है। प्रश्नावली के बारे में क्या सही है? देखिए, एक साथ कई व्यक्तियों को दी जाती है प्रश्नावली, इनमें कम समय और कम व्यय लगता है, यह प्रमाणीकृत साक्षात्कार लिखित रूप है। ये प्रश्नावली के बारे में सभी बातें क्या हैं? ये सभी बातें प्रश्नावली के बारे में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का कार्य व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करता है। यह कथन एनेस्टैशी का है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को चरम पर ले जाने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह बात क्रोनबैक कहते हैं। परीक्षण के मुख्य तत्व क्या हैं? व्यवहार प्रतिदर्श, वस्तुनिष्ठता, मानकीकरण। ये परीक्षण के क्या हैं? मुख्य तत्व हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का चयन करते समय उसकी जांच किन कसौटियों पर कर लेनी चाहिए? तो उसकी जांच उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक एवं तकनीकी कसौटियों पर कर लेनी चाहिए। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ क्या हैं? देखिए, सप्रयोजनता, व्यापकता, मितव्ययिता, ये उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ हैं। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ क्या हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ हैं। ठीक है। उत्तम परीक्षण की प्रथम विशेषता होती है सप्रयोजनता। सप्रयोजनता है ना। उत्तम परीक्षण का किन दृष्टियों से मितव्ययी होना आवश्यक है? तो उत्तम परीक्षण का धन, समय और शक्ति, इन सभी प्रकार की दृष्टियों से मितव्ययी होना आवश्यक होता है। उत्तम परीक्षण को किन दृष्टियों से सुगम होना चाहिए? उत्तम परीक्षण को प्रशासन, फलांकन, विवेचन, इन सभी प्रकार की दृष्टियों से सुगम होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, सर्वमान्य बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आपका विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण और कैटल की 16 व्यक्तिक प्रश्नावली, ये दोनों ही सर्वमान्य बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। उत्तम परीक्षण प्रत्येक दृष्टि से वस्तुनिष्ठ होता है। ऐसा परीक्षण जिसमें परीक्षण विधि और फलांकन विधि निश्चित होते हैं मानकीकृत कहलाते हैं। एक उत्तम परीक्षक निर्धारित होते हैं मानक। क्या जो मानक होते हैं वह उत्तम परीक्षक निर्धारित होते हैं। रुचि परीक्षण के उदाहरण हैं कुलश्रेष्ठ का शैक्षिक एवं व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, ये दोनों ही रुचि परीक्षण के उदाहरण हैं। एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है प्रतिनिधित्व। कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? लंबे और अप्रत्यक्ष होना, यह अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। जो प्रश्न लंबे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, वो ये उनका गुण नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं, जैसे आपका जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण का सामग्री, शैक्षिक कार्यक्रम इत्यादि की वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ। रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन तथा प्रारंभिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसी पद्धति है? ये नवीनतम और आधुनिक पद्धति है। मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? इसमें क्रमबद्धता होती है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। मूल्यांकन सतत और व्यापक प्रक्रिया। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया कहलाती है? मूल्यांकन जो है एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। यह श्री J.W. राइटस्टोन कहते हैं। मूल्यांकन एक व्यापक एवं सतत परीक्षण लेने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक और विवरणात्मक प्रक्रिया है। वार्षिक परीक्षा के परिणामों से छात्रों के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्रेड प्रणाली के क्या गुण हैं?
देखिए, ग्रेड से किया गया मूल्यांकन विश्वसनीय होता है। इससे विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा बोर्ड के छात्रों की तुलना आसानी से की जा सकती है। ग्रेड प्रणाली से विषयों और संकायों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना आसानी से की जा सकती है। ये सभी ग्रेड प्रणाली के गुण होते हैं। दोष क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली में छात्रों के प्रवेश में समस्या आती है। परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण नहीं होता। छात्रों को अपने पसंदीदा विषय में प्रवेश मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ग्रेड प्रणाली के दोष होते हैं। छात्रों के अधिगम की अवधि में आकलन की प्रक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ क्या हैं? नियमित समयांतर पर सीखने वालों के अधिगम की प्रगति को इंडिकेट करता है। विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करने से रोकना। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के क्रियाकलापों को सम्मिलित करना। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नया चैप्टर है हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। इसमें जो असत्य है, देखिए, बुद्धि का विकास आजीवन होते रहता है, तो ये ऐसा नहीं है। बुद्धि सभी प्राणियों में एक समान होती है और बुद्धि का विकास शारीरिक विकास के साथ साथ एक खास वक्त तक चलता है। बुद्धि के निर्माण में कई कारकों का योगदान भी होता है। कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक अधिक होती है? तो जो सामाजिक बुद्धि है वह व्यक्तियों में अधिक होती है। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। यह आपका इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्फ्रेड बिने से संबंधित है? तो जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने बुद्धि मापने के लिए पहला मानकीकृत उम्र मापनी विकसित किया। यह आपका जो है अल्फ्रेड बिने से संबंधित है। बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को किसने विकसित किया था? विलियम स्टर्न ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है? इन्होंने वयस्क बच्चों एवं शिशुओं की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा तैथिक आयु लगभग बराबर होती है तो उसे औसत बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है? इससे बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है। क्या होता है? बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है। वैश आर की शाब्दिक मापनी में 6 उप परीक्षण हैं। निम्नलिखित में से किसे उन 6 उप परीक्षणों में नहीं रखा जा सकता? अंक संकेत परीक्षण को नहीं रखा जा सकता। वेक्सलर बुद्धि मापनी में जब किसी व्यक्ति की शाब्दिक बुद्धि लब्धि क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है तो इससे निम्नलिखित में से किस तरह की अवस्था का संकेत मिलता है? इससे विषाद यानी डिप्रेशन जो स्टेज होती है उसका संकेत मिलता है। वेक्सलर ने निम्नलिखित में से किस परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया है? तो वो आपका अंक चिन्ह परीक्षण है। वेक्सलर ने निम्नलिखित में से किसे डोंट होल्ड परीक्षण में नहीं रखा है? उन्होंने सूचना परीक्षण को डोंट होल्ड टेस्ट में नहीं रखा है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता आपकी बुद्धि है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव आपकी आनुवंशिकता का पड़ता है। बिने व शामन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण 1905 में बनाया था। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। यह कथन इनमें से किसका है? अल्फ्रेड बिने का स्टेटमेंट है। ये किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कसंगत ढंग से सोचने एवं पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटाने की एक सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? वो आपके डी वेक्सलर हैं। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित GF जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि GC सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है। यह कथन कैटेल का है। बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नीचे दिए गए कथनों की कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। देखिए, बुद्धि के निर्धारण में वंशानुगत कारकों की वास्तविक भूमिका को तय करना कठिन है। क्यों? क्योंकि 1 या 2 जीन्स के अध्ययनों के आधार पर कोई अधिक कुछ नहीं कह सकता है। मनुष्यों पर नियंत्रित अध्ययनों को करना पसंद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है? वो आपके थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस हैं। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो ये टर्मन और गैरेट, इन दोनों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की जो परिभाषा है किसने दी है? ये आपके टर्मन ने दी है। किसने दी है? टर्मन ने दी है। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? ऐसा हसबैंड और वेस्लर कहते हैं। बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया? विक्टोरिया हैजलिट ने दिया। किसने? विक्टोरिया
हैजलिट ने दिया। थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? बहुशक्ति सिद्धांत। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्विशक्ति सिद्धांत का किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? द्विशक्ति का सिद्धांत। कौन सा मानता है? द्विशक्ति का सिद्धांत। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्न में से कैसी है? अकेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत। कौन सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? विविध शक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्न प्रकारों में कौन सब में मिलती है? जो सामान्य बुद्धि है वह सब में मिलती है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि का जो विशिष्ट प्रकार है उस पर निर्भर है। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्न प्रकारों में से किस पर निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि। बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन कौन से अध्ययन किए जाते हैं? तो इसमें पैतृक और प्रजातीय दोनों प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। निम्न में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? तो इसमें पीली प्रजाति, नीली प्रजाति, काली प्रजाति, इन सब में बुद्धि मिलती है। किस वंश के अध्ययन से बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? ज्यूकस परिवार जो वंश है इसके अध्ययन से बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई है। निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई? तो एडवर्ड्स वंश, ज्यूकस वंश, कॉलिकाक वंश, इन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? ज्यूकस परिवार के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? एडवर्ड्स वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? परिवार का वातावरण। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार के वातावरण का पड़ता है। स्कूल के वातावरण में निम्न में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम किस वैज्ञानिक ने उठाया? एल्फ्रेड बिने ने। किसने उठाया? एल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण। कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण। क्वेश्चन कहता है भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्न में से किसने दिया? सी हर्बर्ट राइस ने। पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण। वे पढ़े लिखे व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? अवाचिक बुद्धि परीक्षण। जो बेपढ़े लिखे यानी कि जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनके लिए अवाचिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? ये बालक जो होते हैं उनकी परीक्षा में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकार फलक परीक्षण किसने बनाए हैं? आकार फलक परीक्षण शैगविन और गोडार्ड ने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा किसने बनाई है? CM भाटिया ने। सृजनात्मकता के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? अपवर्जी का। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध की जांच सबसे पहले गेजल्स और जैक्सन ने की थी। किसने? गेजल्स और जैक्सन ने की थी। सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है? भेद का, दोनों में अंतर है। अपवर्जी चिंतन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? सृजनात्मकता का। किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? वर्ट के अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है। बुद्धि सीखने की योग्यता है ऐसा बकिंघम कहते हैं। कौन? बुद्धि सीखने की योग्यता है ऐसा बकिंघम कहते हैं। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। फ्रीमैन ने कहा बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। कौन कथन सही है? देखिए बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बिल्कुल बात सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये सभी बातें सही हैं। टर्मन ने बुद्धि को कौन सी माना है? टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत जो है वह पियाजे से संबंधित है। बर्ट एवं वर्णन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समूह कारक सिद्धांत जो है वह थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वह थॉम्सन के द्वारा निर्मित किया गया है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत
त्रिआयामी सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने बुद्धि में 2 कारकों को सम्मिलित किया है, वो आपके सामान्य और विशिष्ट हैं। और थर्स्टन जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है। किसने? थर्स्टन ने। और यहाँ से आपका नया चैप्टर शुरू होता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी रूपांतर पर्सनैलिटी है जो कि पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सनैलिटी हमारा पर्सोना शब्द से बना हुआ है। रोसार्क परीक्षण की किस अनुक्रिया वर्ग से बुद्धि परिवर्तन होता है? W। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत किसके कार्य की व्याख्या करते हैं? स्थायी बलों के कार्य की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट वन ओवर हियर। कैटल ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तिक चर तथा परिस्थिति जन्य चर दोनों की पहचान की है तथा साथ ही साथ इन दोनों की अंतःक्रिया के अध्ययन पर भी बल डाला है। इस पूरे तथ्य की निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्याख्या की गई है? वो आपका ये जो सूत्र आप देख पा रहे हैं सामने R=F(PS), ये वो सूत्र है जिसके द्वारा व्याख्या की गई है। सतही शील गुण क्या है? ऐसे व्यक्तित्व गुण होते हैं जो आपस में सहसंबंधित होते हैं तथा आपस में मिलकर किसी विशेष कारक का निर्माण नहीं करते हैं, वो आपका सतही शील गुण कहलाते हैं। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के मूल इकाई कौन है? स्रोतशील गुण जो है यह व्यक्तित्व की मूल इकाई है। कैटल के व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार कारक विश्लेषण है। कैटल के अनुसार गत्यात्मक शील गुणों की उत्पत्ति होती है टी डाटा के माध्यम से। व्यक्तित्व के अध्ययन में जिस उपागम में उन नियमों की खोज पर अधिक बल डाला जाता है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे नियमान्वेषी उपागम कहते हैं। नोमोथेटिक अप्रोच कहते हैं उसको, नोमोथेटिक अप्रोच कहा जाता है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की सांवेगिकता तथा अन्य शील गुणों की माप करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया जो अधिक लोकप्रिय भी हो गया। इस परीक्षण का नाम WPDS यानी कि वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, MMPI द्वारा मूलतः व्यक्तित्व के रोगात्मक शील गुणों का मापन होता है। MMPI का निर्माण किया था हाथावे एवं मैककिनले द्वारा MMPI का निर्माण किया गया था। RB कैटल द्वारा निर्मित 16PF व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शील गुण का मापन नहीं होता है? डिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कैटल ने व्यक्तित्व संबंधी आंकड़ों का कारक विश्लेषण कुछ विशेष प्रविधियों से किया है। निम्नलिखित में से किसे उनके द्वारा बतलाए गए सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? डी प्रविधि को। किस प्रविधि को? डी प्रविधि। कैटल के अनुसार अर्घ्य, मनोभाव तथा मनोवृत्ति एक दूसरे से निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित हैं? सहायता के नियम से। कैटल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अर्घ्य की सूची में नहीं सम्मिलित किया जा सकता? अनुमोदन, अप्रूवल को। प्रोप्रियम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? आलपोर्ट ने। स्कूल को व्यक्तित्व की किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? स्कूल को व्यक्तित्व की सामाजिक जो श्रेणी है उसका निर्धारक माना जाता है। क्वेश्चन कहता है, परीक्षा से डरना एक उदाहरण है वास्तविक चिंता का। माता पिता, दोस्त और शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है तो यह निम्नलिखित में से किस तरह के आंकड़ों का उदाहरण होगा? यह आपका ओ डाटा कहलाएगा। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ऐसा डेसील कहते हैं। यह डेसील की परिभाषा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, व्यक्तित्व को कहा गया है गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। यह मन की परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ऐसा आलपोर्ट कहते हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन हैं? जैविक या आनुवंशिक और पर्यावरणीय। ठीक है, ये दोनों ही कारक हैं। आनुवंशिक कारक है, देखिए तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि, ये सभी आनुवंशिक कारक हैं। व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आकार और प्रकार। व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? लाक्षणिक संकलन। व्यक्तित्व के शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? व्यवहार शैली। व्यक्तित्व के शील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है? समायोजनशीलता। व्यक्तित्व के शील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता समायोजनशीलता है।
क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व के शील गुणों की प्रकृति निम्न में से क्या है? विशिष्टता, सामान्य और स्वतंत्रता। व्यक्तित्व की प्रसन्न चित्तता कौन सा शील गुण दिखाती है? उदासी और प्रफुल्लता। संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में से किसका परिचायक है? स्थिरता और अस्थिरता का। आत्मारोपण का शील गुण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दिखाता है? आत्मविश्वास, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का भाव। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है? शील गुण पर आधारित है। किस पर आधारित है? शील गुण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है? व्यक्तित्व प्रकार पर। ठीक है। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुथरी ने। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत को कैटल ने दिया। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत क्रैशमर ने दिया। व्यक्तित्व का जो क्षेत्र सिद्धांत है वह कुर्ट लेविन ने दिया। एक बार फिर से सुनिए, व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत गुथरी ने दिया। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत जो है वो कैटल ने दिया। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत क्रैशमर ने दिया। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। ओके, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? ये आपका आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण रखता है। व्यक्तित्व शील गुण सिद्धांत कौन सा है? तात्विक दृष्टिकोण। कुर्ट लेविन व आलपोर्ट ने व्यक्तित्व शील गुण किस प्रकार के माने हैं? ये जनन प्रकार और ज्ञान प्रकार के माने हैं। कैटल ने जनन प्रकार के शील गुणों को क्या कहा है? सतही शील गुण कहा है। कैटल ने ज्ञान प्रकार के शील गुणों को स्रोत शील गुण कहा है। क्या कहा है? स्रोत शील गुण कहा है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण किस प्रकार के होते हैं? सामान्य और विशिष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किए हैं? क्रैशमर ने। निम्नलिखित में से किसने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं? शेल्डन ने। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं? वार्नर ने बताए हैं। व्यक्तित्व के मापन की विधियां प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि, क्रिया परीक्षण विधि, ये सभी व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि का दूसरा नाम है? प्रश्नावली विधि का। प्रश्नावली के प्रकार हैं, देखिए प्रश्नावली आपकी बंद प्रश्नावली, खुला प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, ये सभी प्रश्नावली के प्रकार हैं। यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है, यह कथन वुडवर्थ का है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए किसने प्रश्नावली निर्मित की? वुडवर्थ ने प्रश्नावली निर्मित की। किसने? वुडवर्थ ने। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां कौन सी हैं? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रेक्षण, प्रक्षेपण, ये सभी व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हैं। जीवन इतिहास विधि को किसने मौखिक विधि की संज्ञा दी है? तो यहाँ पे आपके गार्डनर और मर्फी, इन दोनों ने जीवन इतिहास विधि को मौखिक विधि की संज्ञा दी है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक आपके पोलेंस हैं। आधुनिक काल में किस विधि को प्रमापित करके अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? जीवन इतिहास विधि को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वो आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यह कथन गार्डनर एवं मर्फी का है। साक्षात्कार विधि का प्रयोग व्यक्ति की किन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार विधि के दो स्वरूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन कहता है साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। साक्षात्कार विधि की सफलता असफलता साक्षात्कार करने वाले पर निर्भर करती है। क्रिया परीक्षण विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। और मे एंड हार्टसॉन ने क्रिया परीक्षण विधि का प्रयोग बालकों की ईमानदारी जांच करने के लिए किया है। नाम है इनका मे एंड हार्टसॉन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिया परीक्षण विधि का प्रयोग सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया गया था। स्टडीज इन डिसीट के लेखक मे तथा हार्टसॉन हैं। और परिस्थिति परीक्षण विधि को व्यवहार परीक्षण विधि का अंग माना जाता है। किस विधि को? परिस्थिति परीक्षण विधि को।
किस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखने, उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है, वह आपका परिस्थिति परीक्षण विधि है, परिस्थिति परीक्षण विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 यहाँ से आपका स्टार्ट है और हमने आपको अभी तक नहीं बताया, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। आपके पास लास्ट चांस बचा है, लास्ट मौका है, आखिरी समय है और जितना मार्क्स खींच सकते हैं खींच लीजिए। पेड नोट्स का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मेजरमेंट का भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक रुचियां और डैश। रुचियां बच्चों की रुचि जानने के अंतर्गत आती हैं, अंतर्निहित। सृजनात्मक रुचियां और अंतर्निहित रुचियां बच्चों की रुचि जानने के अंतर्गत आती हैं। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अपसारी और अभिसारी चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है मौलिक विचार, समाधान एवं उत्तर निर्माण से सृजनशीलता को प्रभावित किया जा सकता है। कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करके विद्यार्थियों के अंदर जो है सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? सृजनात्मकता के। किस चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है? क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता के अंतर्गत 4 तत्व व्यक्ति, प्रक्रिया, मापन व वातावरण में अंतःक्रिया तथा उत्पाद बताए हैं। यह कथन रोड्स का है। सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं अथवा किसी अन्य रूप में लाभप्रद होते हैं। यह परिभाषा मेड निक की है। यह परिभाषा मेड निक की है। निम्न में से सृजनात्मकता को विकसित करने की जो विधि है वो आपकी आवश्यक सूचना को एकत्रित करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना तथा अन्वेषण करना, ये आपकी विधियां हैं। ऑप्शन डी द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है और अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु अध्यापक को मुक्त अंत वाले एवं व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। और कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? पूछताछ रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक प्रदत्त कार्य देना चाहिए। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? अभिसारी सोच के द्वारा सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को समूह परिचर्चा करना चाहिए। सृजनात्मकता के मापन के लिए परीक्षण है। इसमें आपका वृत्त कार्य, किसी वस्तु में सुधार की मांग, अपूर्ण आकार अथवा चित्र को पूर्ण करना, ये सभी सृजनात्मकता के मापन के लिए परीक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भारत में विकास कब से शुरू हुआ? अंग्रेजी के शासनकाल से। हंटर कमीशन ने प्रवेश परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्तर में परीक्षाओं की बहुलता से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का अध्ययन 1883 में किया था। किस सन में हार्टाग समिति के समय भी परीक्षा का माहौल वैसा ही बना रहा? 1929 में। कब की बात है? 1929 की। शप्रू समिति कब नियुक्त की गई? 1934 में। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात परीक्षा प्रणाली को सुधारने संबंधी प्रयासों में सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कमेटी का उल्लेख किया जाता है। एंड 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का राधाकृष्णन आयोग ने 11 वर्ष की स्कूली शिक्षा के पश्चात
शिक्षा को विभिन्न विषय धाराओं में विभाजित करने की सिफारिश की थी? बात 1948 की है। वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता विश्वविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षा किस सन में प्रारंभ की गई? 1854 में प्रारंभ की गई। कब? 1854 में प्रारंभ की गई। सन 1964 में किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी और डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किस सन में किया गया? 1964 में। प्रोफेसर राव समिति 1971 में बनी, जिसने परीक्षाओं के संचालन तथा प्रमाण पत्रों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। बात है 1971 की। क्वेश्चन कहता है किस सन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शीर्षक से एक महत्वपूर्ण प्रलेख प्रकाशित किया गया? 1986 में। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कौन कौन सी कमियां हैं? वर्तमान परीक्षा प्रणाली में रटने पर बल है, भय और तनाव का वातावरण है, प्रश्न पत्रों का स्तर भी निम्न है। निबंधात्मक परीक्षाओं की कमियां ये हैं कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, स्मृति पर अधिक बल है, मूल्यांकन में कठिनाइयां हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने का सुझाव क्या है? प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो, प्रश्न पत्र में लघु उत्तरी एवं अतिलघु उत्तरी प्रश्न अधिक हों, प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व परीक्षा का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रमुख गुण क्या हैं? एक तो उनमें वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है और व्यवहारिकता भी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण हैं निर्णय की दृष्टि से सुगम होती हैं, लेखन शक्ति का विकास होता है, मानसिक योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उद्देश्य सापेक्षिक रूप में आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित हुए बिना अंक एवं ग्रेड प्राप्त करना है। यह कथन डगलस एवं हॉलैंड का है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष क्या हैं? निर्माण की कठिनाई, जटिल प्रक्रिया, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त न होना, ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण के दोष हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक, निर्माणात्मक, संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। किसने शिक्षा एवं व्यवसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा एवं व्यवसायिक निर्देशन का विस्तार किया था। नेक्स्ट वन चैप्टर कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः औसत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। सांख्यिकी में औसत का अर्थ होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या अर्थ होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चहुं और अन्य अन्य अंक संगठित होते हैं, जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। यह कथन सिम्पसन एंड काफ्का का है। किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा रॉस कहते हैं। और स्टेटमेंट एक ये है कि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप में निरर्थक रहते हैं। और कथन आर है कि उनमें कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकालना होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन कहता है व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंडिकेट करने वाला अंक एक औसत होता है। यह कथन गिलफोर्ड का है। समंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ रहता है? मध्यमान में। समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की होती है। इस प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है औसतांक, मध्यांक और बहुलांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। केंद्रीय प्रवृत्ति या माप से पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने पर भी हम किससे कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है? ऐसा गैरट कहते हैं। किसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। उच्च सांख्यिकीय गणना में सहायता मिलती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से। शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो इसमें आपका औसतांक, मध्यांक, बहुलांक ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्रतिनिधित्व करता है प्राप्त आंकड़ों का। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान मध्यमान है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान मध्यमान है। मध्यमान का मुख्य दोष क्या है? गणना में अधिक समय लगता है। मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है मध्यांक, यानी कि मध्यमान ज़्यादा शुद्ध होता है। किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है? मध्यांक की गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है।
मध्यमान एवं मध्यांक की अपेक्षा सबसे कम शुद्ध क्या है? बहुलांक। किसकी गणना करने में अपेक्षाकृत सबसे कम समय लगता है? बहुलांक की गणना करने में अपेक्षाकृत सबसे कम समय लगता है। शैक्षिक अध्ययनों में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का क्या महत्व है? समूहों के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व होता है। संपूर्ण समूह की विशेषताओं को स्पष्ट करना है। समूह की विशेषताओं की तुलना आसान होती है। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा व्यवहार का मात्रात्मक अध्ययन अधिक शुद्धता से किया जा सकता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की सीमाएं क्या हैं? व्यक्ति विशेषताओं की जानकारी न दे पाना, समूह के गुणों में विषमता होने पर संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अलग अलग मापों से भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। यदि वितरण में धनात्मक विषमता है तो किसका मान सर्वाधिक होगा? बहुलांक का। वितरण में धनात्मक विषमता होने पर सबसे कम मान मध्यमान का होता है। यदि वितरण में ऋणात्मक विषमता हो तो मान जो है सर्वाधिक होगा मध्यमान में। वितरण में ऋणात्मक विषमता होने पर किसका मान सबसे कम होगा? बहुलांक का मान सबसे कम होगा। बहुलांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बहुलक और भूयिष्टिक नाम से जाना जाता है। जो प्राप्तांक समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है उसे बहुलांक कहते हैं। वह प्राप्तांक जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त करते हैं उसे बहुलांक कहते हैं। दिए गए प्राप्तांकों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो आपका बहुलांक होता है। कौन केवल प्राप्तांकों की आवृत्तियों पर ही विचार करता है? बहुलांक, बहुलक और भूयिष्ठ ये जो हैं प्राप्तांकों की आवृत्ति पर ही विचार करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है बहुलक को सामान्यतः किस संकेताक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? MO से। प्राप्तांक आपका 5, 6, 8, 5, 3, 7, 5, 4, 5, 5 का बहुलांक आपका 5 होगा। निकाल करके आप देख लीजिएगा। प्राप्तांक जो है 7, 4, 6, 8, 9, 7, 9, 5, 4, 8, 9 का बहुलांक 9 होगा। निकाल लीजिएगा। कभी कभी 2 या अधिक प्राप्तांकों की आवृत्तियां अन्य प्राप्तांकों से अधिक किंतु बराबर होती हैं, तब बहुलांक माना जाएगा। ऐसे सभी प्राप्तांकों को बराबर माना जाएगा, है ना। जब सम अंकों के लिए 2 बहुलांक होते हैं तब ऐसे सम अंकों को द्विबहुलांकी सम अंक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बहुलांक हैं वो आपका 7 और 12 होगा, ये आप निकाल लेंगे। वर्गीकृत सम अंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु को बहुलांक कहा जाता है। बहुलांक MO = L + FA/FA + LB में L जो है वो बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुलांक का मोटा मोटा अनुमान देने वाले बहुलांक को आभासी बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी बहुलांक कहते हैं। बहुलांक का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के रूप में करने से परेशानियां हो सकती हैं। एक ही बहुलांक होना आवश्यक नहीं है, केंद्रीय प्राप्तांक का होना आवश्यक नहीं है, बहुअस्थायी होना, बहुत अस्थायी होना, तो ये सभी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको निकालने पड़ेंगे। ये आपका सूत्र है, जब आवृत्ति वितरण लगभग सममित होता है तब मध्यमान M तथा मध्यांक MO की सहायता से किस सूत्र द्वारा बहुलक का मान निकालना अधिक श्रेष्ठ होगा? ये आपका सूत्र है जिसके माध्यम से बहुलक का मान निकालना अधिक श्रेष्ठ होगा। मध्यांक को माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है। वह प्राप्तांक जिससे कम या अधिक प्राप्तांक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर रहती है उसे मध्यांक कहते हैं। प्राप्तांकों के क्रम पर विचार करता है मध्यांक। कौन विचार करता है? मध्यांक। केंद्रीय मान के रूप में पुकारा जाता है मध्यांक को। ठीक है, फिर इनमें आपको मध्यांक बताना है सब में। ओके, ये आपको निकालने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस। मध्यमान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंकगणितीय औसत के नाम से भी जाना जाता है। सम अंकों का गुरुत्व केंद्र मध्यमान होता है। वह प्राप्तांक जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों से भाग देने पर प्राप्त होता है वह आपका मध्यमान है, वह आपका मध्यमान है। ठीक है, एंड फिर इसका मध्यमान निकालना है। सूत्र M = में संकेतांक सिग्मा x किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्राप्तांकों के योग के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपका सवाल है, आपको ये लगा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं। समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय मध्य या मध्यमान कहते हैं। ऐसा कथन गैरेट कहते हैं। मध्यमान का जो सिंबल है वो आपका M है। ठीक है, मध्यमान की क्या विशेषताएं हैं? वितरण के प्रत्येक प्राप्तांकों से प्रमाणित होना। किसी प्राप्तांक के घटने बढ़ने से मध्यमान भी घट बढ़ जाता है। अंकगणित एवं बीजगणित के नियम इस पर लागू
होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्यमान का उपयोग बताइए। तो मध्यमान का उपयोग क्या है? अधिक शुद्ध माप के लिए, वितरण के प्रत्येक खंड को महत्व देना, विभिन्न वितरणों की तुलना करने में सहायक होना, ये मध्यमान का उपयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, मध्यमान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, वितरण का संतुलन, केंद्र, सांख्यिकीय गणना में उपयोगी और मानक त्रुटि का कम होना, ये मध्यमान की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मध्यमान का उपयोग क्या है? जब प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित हों, है ना, प्रमाणिक विचलन की गणना में सहायक होना, मानक त्रुटि की गणना में सहायक, ये मध्यमान के उपयोग हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है मध्यमान की सीमाएं क्या हैं? देखिए, वितरण में अधिकतम प्राप्तांक पर प्रयोग नहीं और असामान्य वितरण में प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई प्राप्तांक छूट जाने पर गणना संभव नहीं है, ये सब मध्यमान की सीमाएं हैं। जब प्राप्तांक अव्यवस्थित हो तो मध्यमान ज्ञात किया जा सकता है, वो आपका ये फॉर्मूला है m=σx/n। मध्यांक और बहुलक की अपेक्षा मानक त्रुटि कम होती है मध्यमान में, किससे? कभी कभी असंभव परिणाम भी प्राप्त होता है, मध्यमान से कभी कभी असंभव परिणाम भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन चैप्टर है प्रसार एवं पद की मापें। देखिए, क्वेश्चन कहता है विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। यह स्टेटमेंट गैरेट का है। विचलनशीलता वह अभिसीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। यह लिंडक्यूस्ट ने कहा है। विचलन के मापों के प्रकार हैं। देखिए, प्रसार, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन, ये सभी मापों के प्रकार हैं। क्वेश्चन कहता है विचलन के मापों में सबसे सरल माप जो है वह प्रसार है। प्रसार को किस संकेत चिन्ह से दर्शित किया जाता है? वो आपका संकेत चिन्ह R है। प्रसार ज्ञात करने का जो सूत्र है R अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। निम्न प्राप्तांकों का सार क्या होगा, ये आप निकाल करके इसको चेक करेंगे, इनका सार क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस हैं, है ना। एंड फिर क्वेश्चन कहता है कि कथन ए, प्रसार का प्रयोग आवृत्ति वितरण तालिका बनाने में किया जाता है और इसकी गणना भी सरल है। यह विचलनशीलता का विश्वसनीय मापक नहीं माना जाता। अब ए और आर दोनों तो सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, प्रसार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह आपका शुद्ध विचलनशीलता ज्ञात करने में, विश्लेषण में, निष्कर्ष निकालने में प्रसार का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसार का प्रयोग कब किया जाता है? प्रसार का प्रयोग अंक बहुत अधिक फैले हुए हों, विचलन के अन्य माप की गणना न्यायसंगत ना हो, आवृत्ति वितरण बनाने में प्रसार का प्रयोग किया जाता है। प्रसार का उपयोग नहीं करना चाहिए। निष्कर्षात्मक कार्यों में प्रसार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसार की विश्वसनीयता कम होने का क्या कारण है? केवल अति के अंकों का महत्व देना ही विश्वसनीयता कम होने के कारण है। एंड किस माप में विचलनों का योग करते समय धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता? वो आपका मध्यमान विचलन है। प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों का आधा चतुर्थांश विचलन होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन अपनी रचना एवं गणना में मध्यांक के समान होता है? चतुर्थांश विचलन। प्रसार की भांति किसकी गणना एवं व्याख्या सरलता से की जा सकती है? चतुर्थांश विचलन की गणना जो है एवं व्याख्या सरलता से की जा सकती है। विचलनशीलता ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ जो माप है वह मानक विचलन है। क्या है? मानक विचलन है। ठीक है, एंड आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन का सर्वोत्तम जो माप है मानक विचलन होगा। चतुर्थांश विचलन होता है तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा चतुर्थांश विचलन होता है। नेक्स्ट वन चैप्टर हमें मिलता है जो कहता है सहसंबंध की बात करता है। देखिए, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है सहसंबंध सिद्धांतों से। सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है शैक्षिक समस्या के अध्ययन में। दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। किससे यह ज्ञात होता है कि दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर हैं? सहसंबंध से ज्ञात होता है। सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। यह कथन फर्ग्यूसन का है। सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। यह कथन लैथ-रॉप का है। किसका है? लैथ-रॉप का है। तर्क युक्त समानता विधि संबंधित है आपके मानकों से। किससे? मानकों से। बाह्य कसौटी पर आधारित कितनी प्रकार की वैधता है? 3। विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक आपका आयु, प्रसार, परीक्षण की लंबाई, अनुमान लगाना, ये सभी जो हैं विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्यू का अर्थ है 25वां प्रतिशतांक। क्यू का अर्थ है 25वां प्रतिशतांक।
सहसंबंध का गुणांक होता है गुणात्मक, सहसंबंध गुणांक गुणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? कारक विश्लेषण विधि जो है वो संबंधित नहीं है। सहसंबंध गुणांक की न्यूनतम सीमा -1 होती है। सहसंबंध गुणांक का महत्व होता है भविष्य कथन, शैक्षिक निर्देशन, कारक विश्लेषण, ये सहसंबंध गुणांक का महत्व होता है। कोटि अंतर विधि स्पीयरमैन ने दी है। कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी नहीं है? अन्वय वैधता जो है यह आपकी आंतरिक कसौटी नहीं है। किसी परीक्षण की कारक वैधता का अर्थ इस परीक्षण तथा अनेक परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य समान अवयवों में संबंध है, ऐसा एनास्तासी कहते हैं। एंड फिर है हमारा कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा? ये जो आपका सूत्र देख पा रहे हैं ये जो है कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की सापेक्षिक विधि नहीं है? वो आपकी समानांतर प्रारूप विधि है। प्रति शतांक दिए हुए प्राप्तांकों के पैमाने पर वह मूल्य होता है जिसके नीचे किसी भी प्रतिशत में केसेस दिए जाते हैं, ऐसा गिलफोर्ड ने कहा है। P25 का अर्थ है नीचे के 25% अंक। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? गुणात्मक सहसंबंध जो है वह संबंधित नहीं है। फिर आपका शतांशीय मान का सूत्र जो है वह क्या होगा? ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये आपका शतांशीय मान का सूत्र है। इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक लिखने वाले क्रॉन बैक है। सहसंबंध विधि सहसंबंध दो चलराशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, यह कथन लेथ रॉय का है। सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि वस्तुएं या दो चर किस सीमा तक संबंधित हैं। चर में परिवर्तन कर लेने पर किस सीमा तक दूसरे चर में परिवर्तन होगा, यह परिभाषा आपके गिलफोर्ड ने दी है। किसने दी है? गिलफोर्ड ने दी है। क्वेश्चन कहता है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात हो और उसमें से एक चर राशि का मूल्य मालूम हो तो दूसरी चर राशि के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कथन जीपी डेसी का है। यदि एक चर राशि में वृद्धि करने पर दूसरे चर राशि में वृद्धि होती है तो यह किस प्रकार का संबंध होगा? सहसंबंध होगा। यदि एक चर को घटा देने से दूसरी चर राशि भी घट जाती है तो दोनों के बीच जो संबंध है वह धनात्मक होगा। क्या होगा? दोनों के बीच जो संबंध है वह धनात्मक होगा। यदि बुद्धि लब्धि के बढ़ने के साथ छात्रों की लब्धि प्राप्तांकों में भी वृद्धि हो तो यह संबंध आपका धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि किसी छात्र की बुद्धि लब्धि घटने के साथ उसकी उपलब्धि प्राप्तांकों में भी कमी हो जाती है तो बुद्धि लब्धि एवं उपलब्धि प्राप्तांक के बीच कैसा संबंध होगा? धनात्मक संबंध होगा। वृत्त के व्यास में चाहे वृद्धि करें या कमी करें उसकी परिधि स्थिति में 3.1416 गुना ही होगी। यह संबंध पूर्ण धनात्मक संबंध कहलाता है। इस संबंध को पूर्ण धनात्मक संबंध कहते हैं। धनात्मक सहसंबंध का मान किसके बीच होता है? +1.00 से 0 के बीच में। जब एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर में कमी आती है तो यह संबंध ऋणात्मक संबंध कहलाता है। जब एक दिए गए चर में कमी होने से दूसरे चर में वृद्धि होती है तो इसे ऋणात्मक कहते हैं। यदि किसी वस्तु के उत्पाद में वृद्धि होने से उस वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो यह ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। ऋणात्मक सहसंबंध को व्यक्त किया जाता है r = -1.00 से। ऋणात्मक सहसंबंध विस्तारित होते हैं -1.00 से 0 तक। जब एक चर में वृद्धि या कमी होने से दूसरे चर पर कोई प्रभाव न पड़े तो यह आपका शून्य सहसंबंध कहा जाएगा। जब दूसरे चर में वृद्धि या कमी के कारण पहले चर पर कोई प्रभाव न पड़े तो इन दोनों चरों में शून्य सहसंबंध होगा। यदि दो चरों में कोई संबंध ना हो तो इसे शून्य सहसंबंध कहा जाता है। शून्य सहसंबंध में आपके स्वतंत्र चर होते हैं। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी योग्यता तथा खेलकूद संबंधी योग्यता में कैसा संबंध है? शून्य संबंध है। कैसा संबंध है? शून्य संबंध है। ठीक है। विद्यार्थियों की लंबाई तथा खेलकूद योग्यता में जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है। विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि तथा ज्ञान में कैसा संबंध होता है? ये आपका धनात्मक संबंध होता है। दो चरों के बीच संबंधों की सीमा तथा मात्रा को व्यक्त करता है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कोटि अंतर विधि और प्रोडक्ट मोमेंट विधि है। कोटि अंतर विधि का प्रयोग सबसे पहले स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। प्रोडक्ट मोमेंट विधि के जन्मदाता पियर्सन हैं। एक वृत्त का व्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी परिधि भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। यह संबंध धनात्मक कहलाता है। समरूप पारस्परिक संबंध को कहा जाता है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बहुत कम दिखाई देता है शिक्षा में एवं मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंड
देखिएगा। चलिए लास्ट स्टेज पर हैं एंड पूर्ण धनात्मक आपका हो गया, कहाँ पे पहुँच गए थे। देखिए व्यक्ति की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्ति में कौन सा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक। व्यक्तिवादिता तथा सामूहिकता की प्रवृत्ति में पाया जाने वाला सहसंबंध ऋणात्मक होता है। शरीर की लंबाई और शैक्षिक उपलब्धि किस सहसंबंध का घोतक है, शून्य के। रेखीय सहसंबंध का मापन किया जाता है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि के माध्यम से। जब दो चरों के प्राप्तांकों का ग्राफ एक सरल विधि रेखा के रूप में बने तो इसे रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। हम लोग क्लास में बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हैं और आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारा दूसरा चैनल है एसपी सर क्लासेज के नाम से, जो दूसरा चैनल है हमारा एसपी सर क्लासेज के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जो है कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को जैसे ही क्लिक करते हैं तुरंत लाइक कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूरा क्लास करने के बाद भी लाइक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। किस प्रकार के सहसंबंध में एक विशेष सीमा तक दो चरों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है और उसके बाद यह संबंध ऋणात्मक हो जाता है, वो आपका वक्रात्मक सहसंबंध होता है। आयु तथा कार्य करने की गति में कौन सा संबंध पाया जाता है, वक्रात्मक। सहसंबंध की मात्रा +1.00 से -1.00 तक होती है। कौन सी मात्रा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को व्यक्त करती है, तो ये आपकी 1.00 है। ठीक है, और नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो ये जो नंबर है यहाँ मैसेज करके फटाफट नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स चारों पेपर के दिए जाते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदना पड़ना नहीं है। कौन सी मात्रा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को व्यक्त करती है, -1.00। सहसंबंध गुणांक की व्याख्या की जाती है उपलब्ध मात्रा और लगे चिन्ह के माध्यम से। नगण्य सहसंबंध को दर्शाता है आपका 00 ± 2.0। ठीक है, और 2.21 से 4.40 तक किस सहसंबंध को दर्शाता है, निम्न सहसंबंध को दर्शाता है। क्लास हमारी एंड हो गई एंड कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।